नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। द ग्रीन रिवॉल्यूशन में जैसा कि वर्ड बता रहा है ग्रीन, तो कहीं ना कहीं से ये वर्ड बता रहा है आपको प्लांटेशन, फॉरेस्ट, है ना, और क्रॉप्स। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, पॉल्यूशन बढ़ने लगा, डिफॉरेस्टेशन होने लगा, एग्रीकल्चर लैंड को शहर में कन्वर्ट करने लगे, तो फूड क्राइसिस होने लगी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली फॉरेस्टेशन के बारे में, फिर एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को रोटेट कर सकें। जितने ज़्यादा क्रॉप और कल्टीवेशन होगा तो लोगों को फूड ग्रेन मिलेगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की है। तो बहुत सारी से पॉलिसीज़, फंड, प्रोजेक्ट लाए गए जिससे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, और फूड ग्रेन्स, क्रॉप्स, वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा मिले हमें। ठीक है। और फर्टिलाइज़र, एडवांस फर्टिलाइज़र यूज़ हों, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी क्रॉप को रोटेट करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को हम पैदा कर सकें, फूड ग्रेन ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। क्योंकि जैसा कि इससे पहले वाले पॉइंट में हमने देखा था कि फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि इतनी शॉर्टेज थी। तो अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ी, जैसे कि मेन तो इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन पानी की फैसिलिटी। क्योंकि मेन जो दिक्कत थी इंडिया में, सबसे बड़ी दिक्कत थी इरिगेशन की, कि जब खेतों में पानी टाइम पर नहीं मिलेगा, भाई हम बारिश पर कब तक डिपेंड रह सकते हैं। और रेन पर अगर वो साइकिल से रेन नहीं हुई, गलत साइकिल से रेन हुई, तो पूरी पूरी क्रॉप, पूरी पूरी खेती बर्बाद हो जाती है, पता ही है आपको। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाना था हमें, कि खेतों में पानी कैसे पहुँचे। हम क्या करें, कैनल यानी नहर निकालें नदी से, पानी को स्टोर करें, टैंक बनाएं, तालाब बनाएं, डैम बनाएं, डैम नदी में, तो जिससे कि हम 12 महीने सिस्टमेटिक वे से पानी दे सकें। क्योंकि वाटर फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी के बिना तो क्रॉप तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरी पूरी क्रॉप बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है। तो ये मेन था ग्रीन रेवोल्यूशन में जो टारगेट था, मेन जो इन्वेस्टमेंट था। 5 ईयर प्लान पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो देखो, फर्टिलाइज़र अच्छे से अच्छा यूज़ हो, प्रिसिसाइड यूज़ हो। प्रिसिसाइड मतलब कि जो दवाएं होती हैं जो चूहे और कीड़े मकोड़े बर्बाद कर देते हैं, और पूरी पूरे फसल को, पूरे पूरे क्रॉप को बर्बाद ना होने पाए। एक्सटेंसिव इरिगेशन, मतलब इरिगेशन एक एडवांस टेक्नोलॉजी हो इरिगेशन के लिए, पानी की सप्लाई के लिए वाटर टाइम टू टाइम बराबर हो, अवेलेबल हो। मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हों, ट्रैक्टर का यूज़ होना, लैंड प्रॉपर, जो लैंड है वो प्रॉपर डिवीज़न होना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का सब्सिडीज़ देना, क्रॉप्स को, इसको फार्मर्स को लोन देना, लोन फैसिलिटी देना। भाई फार्मर कितने गरीब होते हैं, उनके पैसे नहीं होते हैं, तो वो ज़मीन उनकी ऐसी रह जाती है, क्रॉप नहीं कर पाते हैं, खेती नहीं कर पाते हैं। तो उनको फर्टिलाइज़र अवेलेबल कराना, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल कराना, ट्रैक्टर्स या जो भी है टेक्नोलॉजी, वो लोन कम से कम इंटरेस्ट पे लोन, बिल्कुल यानी नहीं के इंटरेस्ट के बराबर लोन देकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को रोटेट कराना एक मेन टारगेट था गवर्नमेंट का। तो लोन फैसिलिटीज़ काफ़ी मतलब दी गई, फार्मर्स को लोन सपोर्ट काफ़ी दिया गया। ठीक है। तो यही सब ग्रीन रेवोल्यूशन में आता है। मार्केट तैयार करना कि मार्केट बने, फार्मर्स को सही पैसे मिले, सिक्योर करें फार्मर्स के राइट्स को। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हमें बेनिफिट मिले और क्या बेनिफिट नहीं मिल पाए। कुछ बेनिफिट नहीं भी मिल पाए, है ना, शॉर्ट कमिंग, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिले। अब तो ये तो होता ही है कि कोई प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट में बेनिफिट होते हैं, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बीच में करप्शन या और दिक्कतों की वजह से वो बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। बाई अडॉप्टिंग, तो क्या बेनिफिट्स हुए। तो बाई अडॉप्टिंग न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, द रिच पेजेंट कुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो नई जो एग्रीकल्चर पॉलिसी आई, जो भी न्यू अच्छे फार्मर थे, बड़े फार्मर्स थे, उन्होंने काफ़ी फूड ग्रेन में काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया उन्होंने।
Out of the high yield varieties of wheat, Lerma Rajo, Sonara 64 perform Sonara 64 perform the best. Farmer, ये सब types of वो हैं crops. Farmer in food grains, farmer in Punjab who had good irrigation facility were extremely interested in the new नए सीड्स लाए गए जिससे कि तेज़ी से क्रॉप आए, है ना. फिर सेकंड देखो, द ग्रीन रेवोल्यूशन could provide good deal of employment to landless agricultural laborers. तो नए जो रिवोल्यूशन आए जिसमें फार्मर्स के राइट थे, उसमें जो लेबरर्स थे यानी फार्मर्स जो मजदूरी पे काम करने वाले थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, उनको काम मिला, है ना. रीजन सच एज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि ये मेन क्रॉप्स और फूड ग्रेन्स की मेन जगह थी यहाँ पर. बड़ी बड़ी जो खेतों की ज़मीनें थी यहाँ से चावल, गेहूँ, ये काफ़ी पैदा होता है इन जगहों में. द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो चेंज द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज़, है ना. पूरी इंडस्ट्री का पैटर्न ही बदल दिया. पहले क्या होते थे, छोटे छोटे फार्मर छोटी सी बाज़ार में जाके सामान बेच रहे हैं. अब ऐसा नहीं है, अब उनको एक पूरी मार्केट मिल गई है कि सामान है ना डायरेक्ट मेन डीलर या मेन जो है होलसेलर वहाँ पे सामान उसके रेट फिक्स हो गए. अब होलसेलर या डीलर जो होगा वो एजेंट या डीलर जो होगा वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है. गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिए हैं. सो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल मशीन, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव की गई, लाई गई. पहले सब मशीन और ट्रैक्टर्स कहाँ आते हैं. सीड ड्रिल मशीन मतलब ड्रिल मशीन एक मशीन होती है जिसमें सीड अंदर तक के सो किया जाता है, बोया जाता है, ठीक है. अब डिसएडवांटेज क्या रहे, कुछ डिसएडवांटेज भी रहे हैं जैसे कि वन हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज दैट इट प्रमोटेड रीजनल इनइक्वलिटीज़. रीजनल इनइक्वलिटी ये हुआ कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, लेकिन दूसरे जो रीजन थे जहाँ पे ज़मीनें उतनी बड़ी बड़ी नहीं थी लोगों के पास, पहले जिनके पास खेती की ज़मीन बड़ी थी उन्होंने अच्छा फ़ायदा उठाया. और जिनका छोटी छोटी ज़मीन है वो फ़ायदा नहीं उठा पाए क्योंकि वो उतना टेक्नोलॉजी छोटी ज़मीन में कहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना. इंसान का जब इसे घर छोटा है तो घर छोटे में ना तो बड़ा टीवी ना तो बड़ा फ्रिज रख पाएगा, है ना. तो वैसे समझो ना, बड़ी छोटी ज़मीनें रहेंगी, बड़ी मशीन और बड़े लोन लेके क्या करेगा. अगर गवर्नमेंट लोन दे रही कम से कम 5 लाख का, छोटी ज़मीनें 5 लाख लोन कैसे इस्तेमाल करेगा वो. तो ये सारी चीज़ें हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन वाइडन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गल्फ बिटवीन द टू क्लासेज, द रिच लैंडलॉर्ड एंड द पुअर. तो यहाँ पर रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ता चला गया. जो पुअर फार्मर थे अपनी ज़मीन गिरवी में रख के अपनी ही ज़मीन पे लेबरर बन गए, नौकर बन गए, मज़दूर बन गए अपनी ही ज़मीन पर, क्योंकि उनको इतने पैसे ही नहीं थे कि एक साल भर 6 महीने या 3 महीने इंतज़ार करें क्रॉप होने का, बेचने का, है ना. तो वो फिर उनसे लोन लेकर जो लैंडलॉर्ड थे, रिच लैंड, उनसे लोन लेकर अपनी ज़मीन गिरवी रख देते थे और अपना घर खर्चा चलाते थे. तो इस तरह चीज़ें होती चली गई. तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेट द सीरियस इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन. इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कि जब ज़्यादा केमिकल आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो और ट्रैक्टर मशीन यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें तो कुछ ना कुछ होंगी ही होंगी. एक देखो हर एक के अगर 4 फ़ायदे हैं. अगर एक द ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू सीरियस इन्वायरमेंट, तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है. तो शॉर्ट कमिंग तो नहीं आते हैं, हाँ एडवांटेज आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के क्योंकि बहुत ज़रूरी है. फिर देखो वाइट रेवोल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि दूध, मिल्क कितने बेनिफिट्स होते हैं और घर घर है ना मिल्क पहुंचना चाहिए. तो बड़े बड़े डेयरी प्लांट डाले गए, ठीक है. वहाँ पर जो भी एनिमल्स हैं उनके थ्रू पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज किया गया, एक ऑर्गेनाइज तरीके से मिल्क ऑपरेशन चलाया गया और घरों घरों तक के दूध पहुंचाया गया. पैकेट बनने लगे. पहले तो ऐसे ही डायरेक्ट दूध मिलता था जाकर तबेले से कह सकते थे ना, लेकिन फिर पैकेट्स से घर घर दूध है ना पहुंचाया जाने लगा या अवेलेबल होने लगा.
तो ये बहुत ज़रूरी था। इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिला ही मिला, और साथ में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वाइट रेवोल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। 1970s में स्टार्ट हुआ था, 60s एंड 70s के बीच में। रोल ऑफ स्टेट इन इंडियाज़ इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी में स्टेट का क्या रोल रहा है। जैसे कि हमने कहा कि इंडिया क्या है, एक मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है, और गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारी बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ हैं, और कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में भी इंडस्ट्रीज़ और बैंक भी हैं। तो इससे ना, जो गवर्नमेंट के हाथ में है, अगर उसकी रोल की बात करें तो प्राइस कंट्रोल रखा गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद ही यही है कि पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाएं, नहीं तो पब्लिक दोबारा वोट नहीं देगी, है ना। कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन करना, सारे जो भी उनके हैंड में है, जो इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट करना, घर घर पहुंचाना। फिर है फीड ट्रेड, ये सब है ना, जो बड़े बड़े फूड ग्रेन्स हैं, इनको कंट्रोल करना, टेक ओवर करना, जिससे कि लोग है ना, जो भी, क्योंकि ये है ना बेसिक नीड है लाइफ की। फूड ग्रेन, वीट, ये सब क्या है, बेसिक नीड है, तो ये महंगा नहीं होना चाहिए पब्लिक के लिए। इंडिया की पब्लिक उस टाइम तो काफ़ी गरीब थी, अब तो थोड़ा थोड़ा स्तर बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, लेकिन उस टाइम 60-70s में तो लोगों को खाने के पैसे बहुत सोच के, टाइट, मतलब इतनी इकोनॉमी थी घर की कि खाने पीने के भी इतना खर्चा नहीं कर सकते थे। तो ये सब बहुत ज़रूरी था। तो यही रोल था स्टेट इकोनॉमी का। तो पब्लिक सेक्टर वही गवर्नमेंट की, जो हाथ में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसकी कुछ परफॉर्मेंस भी मिसयूज़ हुई हैं। क्योंकि आप गवर्नमेंट कंपनीज देखोगे तो लोगों की सैलरी फिक्स होती है, तो काम उतने अच्छे तरीके से नहीं होता है। तो ये चीज़ तो खैर एक है कि थोड़ी सी डिसएडवांटेज होता है सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चीज़ें सस्ती मिलती हैं, बस ये भी कह सकते हो आप। फिर उसके बाद इसको दूर करने के लिए और बिज़नेस बढ़ाने के लिए लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया गया। लिबरलाइजेशन पहले भी कहा, 11 में काफ़ी पड़ा हुआ है कि लोगों को फैक्ट्री इंडस्ट्री डालनी है, तो लिबरलाइज़ किया गया, आसान किया गया। इससे पहले 90s से पहले है ना, लाइसेंसिंग और डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा टफ था एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। अब तो एक्सपोर्ट करो, गवर्नमेंट आपको उल्टा पैसे देगी। आप और एक्सपोर्ट बिजनेस करो, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट बेनिफिट देगी आपको कि आप एक्सपोर्ट इतना करोगे, अपने घर में सामान बनाओ कंट्री में और बाहर बेचो, तो बाहर का पैसा आएगा इंडिया के पास। तो ये है ना, खोली गई चीज़ें, आसान किया गई चीज़ों को, जिससे कि इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस लोगों का बढ़े और बाहर का पैसा आए। ठीक है, तो बस यही चैप्टर था। अब चैप्टर लाइन वाइज मैंने चैप्टर को ओवरव्यू बताया है, बाकी लाइन वाइज आप पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स हैं पर्टिकुलर लाइन में, पैराग्राफ में, तो आप है ना डाउट पूछिएगा।